नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी भारत। मैं जी संतोष। आज हमारे साथ हैं देवघर के युवा समाज सेवी और रिखिया में भी काफ़ी जाने माने चेहरे हैं पप्पू राव जी। हम उनसे बात करेंगे कि पंचायत की सरकार में जो भागीदारी निभाने जा रहे हैं, चुनाव लड़ने का मन है कि पंचायत की सरकार में अपनी भागीदारी दें। तो इस पंचायत में जब जनप्रतिनिधि तौर पर लोगों के बीच जाएंगे तो लोग इन्हों क्यों चुनेंगे, किस लिए चुनेंगे, क्यों इन्हें मत देंगे, क्या रीजन लेके जाएंगे, क्या विजन होगा पंचायत के विकास का। तो हमारे साथ होंगे युवा समाज सेवी पप्पू राव जी। हम उनसे बात करेंगे। पप्पू जी, पंचायत की सरकार में आप सोच रहे हैं कि भागीदारी निभाए, पंचायत की सरकार में चुनाव लड़ने का मन बना रहा है। आखिर जब चुनाव लड़ने जाएंगे, लोगों के घर तक जाएंगे वोट मांगने के लिए, तो क्यों आपको लोग चुनेंगे, क्यों आपको वोट देंगे? जी, आपने मेरे मन के लायक सवाल पूछा है कि क्यों हमको चुना जाए। मेरा एक सपना था कि चूँकि सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और लगभग हमको लगता है कि 10-15 साल से जनता के बीच में हर सुख दुख में उसके साथ हम रहे। तो यह जब पंचायती राज के तहत जब चुनाव होगा तो मेरी भी इच्छा है कि हम किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए हम चुनाव लड़ें। और चुनाव में हमको वोट क्यों दे, तो मेरा ये सपना है कि असल में गांव की सरकार बने और भ्रष्टाचार खत्म हो। क्योंकि आज पंचायती राज व्यवस्था है ज़रूर, लेकिन फिर भी अफसर का राज है, अफसरशाही चलता है। चाहे वो पशु शेड बनना हो, प्रधानमंत्री आवास बनना हो, शौचालय बनना हो, हर चीज़ में कमीशन फिक्स है, हम चाहेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यह भ्रष्टाचार खत्म हो। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक जो सरकारी लाभ, जो भी सरकार की योजना है वो पहुँचे। मतलब आपका ये कहना है कि अगर जनता आपको वोट देती है, पंचायत की सरकारें भागीदारी बनाती है, उस कुर्सी पे बैठाती है, तो आप सबसे पहले भ्रष्टाचार पे प्रहार करेंगे। जो इंदिरा आवास है, शौचालय है, या नल जल योजना के तहत काम हो रहा है, कूप कई बन रहे हैं, कई तालाब खुदा रहे हैं, उस पर जाँच करवाएंगे। जो भी अफसर कर इस पे काम नहीं कर रहे या जो भ्रष्टाचार लिप्त है उस पर कार्रवाई करेंगे। जनता की उम्मीद काफ़ी होती है लोगों से, लेकिन जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते कोई। दिक्कत तो यही है कि जनता जो सोचकर वोट देती है, फिर जो चुन के जो प्रतिनिधि जाते हैं वो भूल जाते हैं उस चीज़ को। तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि हर हाल में भ्रष्टाचार को कम किया जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से केवल मैं समाप्त कर दूंगा या मैं सफल हो पाऊंगा, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए, बिना पैसे के ज़रूरतमंद लोगों तक उनको उसका लाभ मिले। क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजनीति का अनुभव तो अच्छा खासा है आपका। उस राजनीतिक अनुभव को किस तरह भुनाएंगे जनता के बीच में? राजनीति में अनुभव का विशेष हमको नहीं लगता है कि उतना जज्बा होना चाहिए। अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि हमको ईमानदारी से काम करना है। मकसद वही है कि हम ईमानदारी से काम करें। बाकी तो हमको नहीं लगता कि अभी जितना भी आदमी है, जिससे भी पूछिएगा, सब अपने आप को राजनीति में अनुभवी ही मानते हैं, लेकिन मेरा मकसद है कि ईमानदारी पूर्वक काम करना। किसी चीज़ में सही बात है कि किसी चीज़ में अगर ईमानदारी पूर्वक काम होगा तो सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी, और जनता के बीच अगर ईमानदारी से आप निष्पक्ष तौर पे जाएंगे तो निश्चित तौर पे जनता आपको आशीर्वाद देगी। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है इस चुनाव में, पंचायत की सरकार में आपको चुनाव में अगर जनता जिताती है, आप पे विश्वास करके वोट देती है अपना, तो वो 3 विजन क्या होगा जो आप काम करना चाहेंगे? 3 विजन, सबसे पहला तो मैं जैसे कि बता दिया कि भ्रष्टाचार उसको ख़त्म करना है, और जो भी योजना है उसकी जानकारी। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती, भ्रष्टाचार का एक कारण ये भी है कि सही जानकारी, लोगों के पास सही जानकारी नहीं है। एक जानकारी हो, जागरूकता हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, उन योजनाओं की सरकार की तरफ से जनता के लिए क्या क्या योजनाएं दी जा रही है, इसकी सही जानकारी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। एक भ्रष्टाचार को मैंने बता दिया, भ्रष्टाचार नंबर 1। दूसरा कि सही जानकारी हो, सही जानकारी होगा तो अपने आप भ्रष्टाचार कम हो। दूसरा है कि लोगों तक, आज जो गाँव देहात में सबसे बड़ी समस्या है, शुद्ध पेयजल नहीं है, जिसके चलते बीमारी, जो गाँव देहात की जो बीमारी है, उसमें से हमको लगता है कि आधा ज़्यादा बीमारी दूषित पेयजल के कारण केवल बीमारी हो रही है। तो मेरा है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार कम हो, और लोगों को जागरूकता लाना कि आपका अधिकार क्या है, आपके लिए सरकार कौन कौन सा योजना चला रही है, ये जनता तक अगर जानकारी होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, और कम से कम शुद्ध पेयजल उसके पास उपलब्ध हो, जिससे कि लोगों को
मैंने बताया कि पेयजल, दूषित पेयजल के चलते आधा से ज़्यादा बीमारी गांव देहात में होता है। ये मेरी 3 अच्छे प्राथमिकता है। स्वास्थ्य केंद्र की भी आवश्यकता होती है कि पंचायत में एक अच्छा सा अस्पताल ही बन जाए मुखिया के द्वारा, एक अच्छा स्कूल मिल जाए, क्योंकि शिक्षा की कमी होती है गांव में, अशिक्षित काफ़ी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को काम पे लगाया जाता है। उस पर ध्यान देंगे, बाल जो कानून है उस पर ध्यान देंगे कि बच्चे खटे नहीं, पढ़े, देश का भविष्य बने आगे। अच्छा हॉस्पिटल का तैयारी करेंगे कि अच्छा, अगर आपको जिताते हैं सरकार तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल यहाँ बने। जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा के लिए स्कूल या स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल और बाल मजदूरी वाले के विषय में जो आपने बताया, तो इसमें हमको लगता है कि कानून बना हुआ है, पालन नहीं हो रहा है ढंग से। स्कूल तो हर जगह, स्कूल विद्यालय करीब करीब हर जगह है, हर जगह स्कूल है, उसकी व्यवस्था सही ढंग से नहीं है। हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आपका एएनएम नहीं आती है, डॉक्टर्स नहीं आते हैं, तो बाल श्रम के लिए उसके लिए भी कानून बना हुआ है, लेकिन पालन नहीं हो पा रहा। इसका पालन कैसे हो, तो हमको लगता है पालन होगा तब जब लोगों में जागरूकता आएगी तब। जब तक जन जागरूकता नहीं होगा तब तक जो सो केवल एक जनप्रतिनिधि जागरूक करेंगे जनप्रतिनिधि के तौर पे आप जनता को इस चीज़ पर फोकस किया जाए ताकि जागरूक हो। जागरूकता फैलाने के लिए जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, चाहे वार्ड से लेके पंचायती राज में सबसे नीचे का होता है वार्ड और सबसे ऊपर का होता है आपका जिला परिषद, नीचे से ऊपर तक जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आए वो मिल बैठकर हम लोग को तय करना चाहिए कि जनता को जागरूक कैसे बनाया जाए, जन जागरूकता कैसे चलाया जाए, और जन जागरूकता से ही आधा ज़्यादा समस्या जन जागरूकता से ही खत्म हो सकती है। तो जागरूक किस तक रहे? गाँव के लोग अधिक जागरूक होते हैं, चुनाव का समय आता है, कई लोग आते हैं पैसा दे के चले जाते हैं, ऐसा सुना जाता है कि पैसा से वोट मिल जाता है, जागरूक नहीं हो पाते हैं लोग। लास्ट मोमेंट पे लगता है कि नहीं वो उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में वोट उधर चले जाता है। लोग कहते हैं कि पैसा लेके वोट दे दिए, इसलिए काम नहीं करते नेता लोग। ऐसा नहीं है, जागरूकता पहले के निस्बत जागरूकता भी आई है और केवल पैसे के बदौलत ही चुनाव जीता जाता है ऐसा भी सत्य नहीं है। लेकिन पैसा एक फैक्टर है, आज भी पैसा का कुछ चलता है जोर, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके, लोगों से संपर्क करके समझाने बुझाने का प्रयास किया जाएगा। और जागरूकता आई है, ऐसा नहीं है बात है, जागरूकता आई है और हम लोग प्रयास करेंगे, धीरे धीरे जन जागरूकता आएगी। अभी कोरोना काल का तीसरा लहर का सरकार चेता दे रही है, एम्स के डायरेक्टर भी लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि लापरवाही ना बरतें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर काफ़ी भयावह है, ये संभलने नहीं देती है, डायरेक्ट आपकी लीला समाप्त जीवन को समाप्त करती है। इस पर क्या करना चाहिए, लोगों को किस तरह जागरूक करें गाँव में? क्योंकि गाँव में हमने जहाँ भी घुमा भी किसी के फेस पे ना मास्क देखा, ना किसी तरह का सेफ्टी देखा। उस पर क्या करना चाहिए, किस तक करेंगे? क्योंकि कोरोना की लहर जो है अगस्त तक में तीसरी लहर आने की संभावना है। जहाँ तक कोरोना का विषय है, इस मामले में थोड़ा राय मेरा अलग हटके है। कोरोना के विषय में कोई, हमको लगता है कि एक कारण नहीं है कि उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो कोरोना नहीं होगा। ये बात तो सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और वो चीज़ धीरे धीरे लोगों से हटते जा रहा है, लोगों के दिमाग से ही हटते जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से चेतावनी दी जा रही है कि तीसरा लहर आएगा, तीसरा लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। डायरेक्टर भी बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि लापरवाही नहीं बरते, लापरवाही कोरोना का कारण हो सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को जो है सो जन जागरूकता ही एक उपाय है, बाकी कोई उपाय है नहीं। आखिर इसमें कोई कानून जोर जबरदस्ती किया नहीं जा सकता है, और सरकार के स्तर से पर भी जागरूकता की अभियान चलाया जा रहा है, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ऐसा बात नहीं है, लोगों में जागरूकता आई भी है, कोरोना क्या है लोग इसको भी समझ रहे हैं। और दूसरा जो कोरोना का जो लहर है तो उसमें व्यापक तौर पर मौतें हुई, जिसके कारण लोगों में जागृति आई है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से और जागरूक किया जाए ताकि तीसरी लहर से लोगों को बचाया जा सके। आप समाज के प्रति लोगों बीच काम कर रहे हैं, बाबा मंदिर नहीं खोलने का कारण क्या है? क्या चाहेंगे सरकार से? आप मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि बाबा मंदिर खोला जाए ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके? लोगों को आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय जान की चिंता ज़्यादा करनी चाहिए। हमको लगता है कि बाबा धाम अगर खुलेगा तो फिर उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण स्थिति बिगड़ सकती है। और अगर ये बात सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहने के कारण कोरोना फैल सकता है, तो उस हिसाब से बाबा मंदिर को अभी कुछ दिन फिलहाल तीसरी लहर को देखते हुए, जैसा कि बताया जा रहा है कि तीसरा लहर आने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। या फिर अगर निर्णय लिया जाए तो
सीमित मात्रा में सीमित लोगों को अनुमति दिया जाए पूजा करने के लिए। हालांकि ये बात सही है कि रोजगार के दृष्टिकोण से खास करके उसमें जो मंदिर में जो फूल बेचने वाले हैं या फिर धूप अगरबत्ती बेचने वाले हैं या फिर हमारे जो पुजारी सब है यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, बहुत सीमित मात्रा में अगर उसको खोला जा सके सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए, या फिर अगर ये कि प्रक्रिया बनाया जाए कि जो जिसका सेकेंड डोज पूरा हो गया वही केवल आके मंदिर का पूजा करेंगे, बाबा का पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ अगर बैठ के अगर ये तय किया जाता है तो सीमित मात्रा में मंदिर को पूजा करने के लिए खोला जा सकता है, जिससे कुछ आर्थिक स्थिति भी जिन लोगों का कुछ बिगड़ा है कुछ सुधर सकता है। बाबा मंदिर से लगभग 10 जिले की रोजी रोटी चलती है, चाहे बिहार हो झारखंड हो, मिला के 10 जिला इस पर निर्भर है। उन लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति, हमने भी कई बार रास्ते में जाकर खबर बनाया, साफी की लोगों की स्थिति दयनीय है। कोई पैसा महाजन से ले रहा है 10% पे सूद पे, तो अपना बाल बच्चा को खिला रहा है। वैसे लोगों के लिए क्या मदद करना चाहिए, या सरकार से अपील करेंगे कि वैसे लोगों को कुछ मदद पहुँच सके? देखिए, इस पर कोई व्यक्तिगत एक आदमी अगर चाहेगा तो ये संभव नहीं है, सरकार के स्तर से ही इसमें कुछ पहल होना चाहिए। और ये बात सही है कि बाबा मंदिर के कारण अगल बगल के 10-20 जिले इससे प्रभावित होते हैं, रोजगार इससे सृजित होता है। और इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि पूरी तरह से खोलना वो भी तो मूर्खतापूर्ण बात होगी। तो वो यही बात है कि जान है तो जान है, लेकिन पूरी तरह से अगर खोल देंगे तो फिर से वही कोरोना विस्फोट हो सकता है। जैसे कि लिमिट संख्या में श्रद्धालुओं को आगमन की इजाजत मिलनी चाहिए। हाँ, पिछले सेकेंड लहर में पंडा समाज तीर्थ पुरोहित समाज में ही ज़्यादा मौतें हुई, और अगर फिर तीसरा लहर आने, जैसा कि चेतावनी दिया जा रहा है कि तीसरा लहर आने वाला है, इसमें अगर पूरी तरह से एकदम खोल दिया जाए तो ये हमको लगता है कि बेवकूफ़ी भरा कदम होगा। इसलिए सीमित मात्रा में जो सेकेंड डोज वैक्सीनेशन जिसका हो चुका है, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको मंदिर को खोला जाए। इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है, तभी जो सो कुछ इसमें हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत के, आपने कहा कि गांव की सरकार में आप भागीदारी रहेंगे, अभी जो वर्तमान में गांव की सरकार चला रहे हैं उनके द्वारा क्या विकास किया गया है, या कोई ऐसा है जो गांव वाले उस कह सके कि इस तरह का विकास हुआ है उनके द्वारा? विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, विकास चलते रहता है, धीरे धीरे अपना चलता है। 5 साल पुण्य वाला फिर 6 महीना आगे बढ़ गया जी जी। तो इस पे 5 साल में कितना विकास हुआ इस पंचायत गांव की सरकार में, गांव की सरकार के द्वारा? गांव की सड़कें बनी हो, गली मोहल्ले में पानी पहुंचा हो, क्योंकि 5 साल काफी होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। हाँ, देखिए उतना विकास नहीं हुआ जितना कि ढोल पीटा जा रहा है, जन नल योजना, ये योजना वो योजना, लेकिन हकीकत धरातल पर अगर देखा जाए तो उस स्तर तक लाभ नहीं पहुंचा है लोगों तक। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ये क्या स्कीम है, इससे हमको क्या लाभ हो सकता है या क्या लाभ हमको मिलना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल रहा है, ये जानकारी ही नहीं है। इसलिए जितना मीडिया में या फिर जितना हवा फैलाया जा रहा है कि इतना ये हुआ, वैसा कुछ नहीं है। जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, धरातल पे नहीं, धरातल पर उतना नहीं दिख रहा है। आखिरी सवाल पप्पू जी, ये कि अगर आपको गांव वाले सरकार बनाते हैं, गांव की सरकार चुनते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे गांव वाले को, अपनी जनता को? आपको जब सरकार बनाएंगे तो क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता को? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि अगर हमको मौका देती है, चाहे जिस चीज़ में भी हो, मौका अगर हमको देती है तो वो निश्चिंत रहें, मेरा 24 का 24 घंटा उसके लिए रहेगा। जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे वोट दिया न दिया, सभी के लिए मैंने जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ उस क्षेत्र की जनता के लिए मेरा 24 का 24 घंटा उस क्षेत्र की जनता के लिए होगा। मैं सुख दुख में 24 घंटा उसके साथ खड़ा रहूँगा। निश्चित तौर पे युवा चेहरा है पप्पू राव जी, और इनका कहना है कि अगर जनता हमें चुनती है, गांव के सरकार भागीदारी बनाती है, तो 24 घंटा उनके लिए उनका दरवाज़ा खुला रहेगा। जब चाहे आके उनसे मिल सकते हैं, और अब भी आके मिल सकते हैं, क्योंकि अभी भी समाज के प्रति इनका लगाव है, समाज के प्रति सेवा कर रहे हैं, और 24 घंटा लोगों के बीच हमेशा उपलब्ध रहता है। तो निश्चित तौर पर जब गाँव की सरकार के चुनाव होगी तो उस समय हम कवरेज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह माहौल है और गाँव की सरकार का क्या कहना है, हम वो भी जानेंगे। तो देखते रहिए भी भारत। दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन सिकंदर यादव के साथ, धन्यवाद।